हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट से संबंधित आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो आपको पता होगा कि हर सीटेट एग्जाम में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हर सीटेट एग्जाम में 1 से 2 नंबर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में देखने को मिल जाएंगे, जो आपका सीडीपी का पेपर होता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, तो इसको ध्यान से देखना है ताकि जो भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं वो आपके क्लियर हो जाए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको हेल्प मिल सके। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा टाइम मिला नहीं है, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है ताकि सारे जो टॉपिक हैं वो आपके कवर होते रहें। ठीक है, ये जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है क्या है, ये कब लागू हुआ था, इसके बारे में जो डिटेल जानकारी थी कल हमने जो क्लास ली थी उसमें सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया था। आज जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन दिया है कि सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित समावेशन है। यानी जो सीखने में जो है अक्षमता, मतलब जो सीख नहीं पाते हैं, उनके लिए कौन सा उचित समावेशन है ये बताना है। पहला है मूल्यांकन के लिए मानकीकृत परीक्षण, लंबी अवधि की लिखित परीक्षा, या फिर तनाव में काम करने की क्षमता का परीक्षण, या फिर अधिमान्य बैठने की व्यवस्था करना। तो सीखने की अक्षमता यानी कोई भी बच्चा सीख नहीं पाता है तो मानकीकृत परीक्षण तो होगा नहीं, लंबी अवधि के लिए लिखित परीक्षा भी नहीं होगा क्योंकि वैसे भी वो सीखने में उसको अक्षमता, वो सीख नहीं पा रहा, उसको कठिनाई हो रही है। तनाव में काम करने की क्षमता का परीक्षण ये भी गलत होगा, बल्कि अधिमान्य बैठने की व्यवस्था करना, ये सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के लिए क्या होगा, उचित समावेशन होगा। ठीक है, तो इसका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में बढ़ावा दिया गया है। कौन सा ऐसा चीज़ है जिसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम जो कि 2016 में पारित हुआ था उसमें बढ़ावा दिया गया है। पहला है कि दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट शिक्षा की अनिवार्यता। तो विशिष्ट शिक्षा की अनिवार्यता नहीं है इसमें। दिव्यांगता के आधार पर अधिकारियों के उपागमन में भेदभाव भी नहीं करना है दिव्यांगजन से। दिव्यांगजनों की शिक्षा के अधिकार से बेदखली भी नहीं करना है, बल्कि उनका अधिकार है वो देना है हमें। जीवन से सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव, बिल्कुल सही है। जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है 2016 उसमें इस चीज़ का बढ़ावा दिया गया है कि जो दिव्यांगजन होते हैं, जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके जीवन से संबंधित जो सभी क्षेत्र होते हैं उसमें उनको समानता का अधिकार मिले और उनमें जो है उनका किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, यानी कि गैर भेदभाव हो। गैर भेदभाव का मतलब होता है कि उनका भेदभाव ना हो। ठीक है, उनको जो है समान अधिकार मिले। ठीक है, उनका जो सम्मान है वो मिले, समानता का अधिकार मिले, उनका कहीं भी किसी भी तरीके से किसी भी क्षेत्र में भेदभाव ना हो, इसको बढ़ावा दिया गया है। तो 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 यानी कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 निम्न में से किस सिद्धांत को पक्षपोषित करता है। ठीक है, क्या वो पृथकीकरण है यानी अलगाव यानी अलग करना तो होता नहीं है, बल्कि समावेशन होता है। नामीकरण भी नहीं होता है, एकीकरण भी नहीं होता है, तो समावेशन को क्या करता है, पक्षपोषित करता है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 यानी कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। ठीक है, समावेशन सिद्धांत को क्या करता है, पक्षपोषित करता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा के बढ़ाए और सुसाधन हेतु दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत निम्न में से किस युक्ति के किस समूह को प्रतिपादित किया गया है। ठीक है, यानी जो युक्तियां हैं उसमें से किस समूह को प्रतिपादित किया गया है। पहला ऑप्शन है कि विद्यालय जाने वाले बालकों का हर 5 वर्ष में सर्वेक्षण करना। ठीक है, यानी जो बच्चे विद्यालय जाते हैं उनका हर 5 साल में सर्वेक्षण करना। हाँ, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि सभी के लिए एक रूपी और मानकीकृत पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित करना। मानकीकृत कहीं भी आपको दिख जाए वो ऑप्शन हमेशा आपका गलत होगा। ठीक है, क्योंकि ये मानकीकृत जो है आपका नेगेटिव टैग वर्ड्स है। जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स की जो क्लास लेंगे उसमें सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। फिर भी हम जो मिलते हैं इस तरीके से शब्द उनको बताते हुए चलते हैं कि अगर मानकीकृत पाठ्यक्रम या मानकीकृत शब्द ही दिख जाए
किसी भी ऑप्शन में, तो वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा अगर पॉजिटिव चीज़ें पूछ रहा है तो। ठीक है, निगेटिव पूछा जाएगा तो जाहिर सी बात है सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा है कि पुस्तकें, अन्य अधिगम सामग्री और समुचित सहायक युक्तियां उपलब्ध करवाना, ये भी ऑप्शन आपका क्या है, सही है। ठीक है, फोर्थ है कि संसूचना हेतु समुचित, समर्थित और अनुकल्पी पद्धतियों का उपयोग करना, ये भी सही है। यानी कि पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन सही है, दूसरा आपका गलत है। तो पहला, तीसरा और चौथा सही है, तो पहला, तीसरा और चौथा किस ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। कौन सा सही युग्म है? पहला है कि गुणज वैकल्य यानी कैलकुलेटर का प्रावधान, यानी किसी भी व्यक्ति को अगर गणना करने में दिक्कत हो रही तो उसको जो है कैलकुलेटर का प्रावधान किया जाए, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि पठन वैकल्य, लंबे लंबे लिखित कार्य सौंपना, यानी उसको पढ़ने में अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो उसको लंबे लंबे लिखित कार्य सौंपना, ये गलत है। ठीक है, दूसरा है कि श्रवण दोष, यानी उसको अगर उसको सुनाई नहीं पड़ता है तो अगर हम उसको ऑडियो टेप देते तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसको तो सुनाई ही नहीं पड़ता है। दृश्य हानि, चित्रों वाली पुस्तकें उपलब्ध कराना, अगर किसी भी बच्चे को दिखाई ही नहीं देता, आप उसको चित्रों वाली पुस्तकें उपलब्ध कराते हैं तो वो उसके किसी भी काम के नहीं होगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। गुणज वैकल्य यानी गणना करने में उसको दिक्कत हो रही तो उसको हम कैलकुलेटर दे सकते हैं एज अ हेल्प के लिए। ठीक है, एक पार्ट के लिए, एक सहारा के लिए हम कैलकुलेटर का प्रावधान कर सकते हैं। अगर उसको सीखने में, गुणा करने में या गणना करने में, गणित के जो क्वेश्चन उसको गणना करने में दिक्कत हो रही है तो हम कैलकुलेटर का प्रावधान कर सकते हैं। ये जो है सही युग्म है, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। कौन सा सही युग्म है? पहला देखते हैं कि ध्यान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार, लंबी अवधि की फिल्म दिखाएं, तो ये तो सही नहीं होगा। ठीक है, या अगर उसको अगर एकाग्रशीलता उसके अंदर नहीं है तो आप उसको लंबी अवधि की फिल्म दिखाएंगे, कोई मतलब नहीं है। दूसरा है कि स्वलीनता, जितना हो सके एक ही समय सारणी दिनचर्या, बिल्कुल सही। तीसरा है कि पठन व्याकरण, जटिल गणना पर आधारित प्रश्न दे, जी नहीं। वाक्य बाध्यता, मूल्यांकन के केवल मौखिक रूप को स्वीकार करें, अगर बच्चे को बोलने में दिक्कत हो रही है, आप मौखिक रूप से कार्य दे रहे हैं तो उसको जाहिर सी बात है दिक्कत होगी, क्योंकि वो बोल ही नहीं पा रहा है। तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। इसका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपकरणों और सहायक तकनीकों की पहुंच को अनुकूलित करने से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी। ठीक है, कौन से समावेशन में मदद मिलेगी देखते हैं। पहला है कि वो विद्यार्थी जो दृष्टिबाधित हैं, जी बिल्कुल सही। दूसरा कि वो विद्यार्थी जिन्हें ध्यान न्यूनता, क्रियाशीलता विकार है, बिल्कुल सही। तीसरा कि वो विद्यार्थी जिन्हें प्रमस्तिष्कीय घात यानी कि उसको मानसिक बीमारी है। और फोर्थ है कि असाधारण प्रतिभा वाले छात्र, जो कि जिनकी बुद्धि लब्धि जो है ज़्यादा है, जो कि प्रतिभाशाली हैं, असाधारण प्रतिभा वाले छात्र हैं, तो ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन सही होंगे, यानी कि जो उपकरण और सहायक तकनीक की पहुंच को अनुकूलित करने वाले जो समावेशन है जिनमें ये सारी चीज़ें मदद करने वाली हैं, तो ये सभी ऑप्शन उसमें जो है फिट बैठती मदद करेंगी। ठीक है, तो इसका चारों ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, ये सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। कौन सा सही युग्म है ये बताना है। पहला कि प्रतिभाशाली, आसान और बहुत ही सरल सामग्री देना, अगर बच्चा प्रतिभाशाली है तो अगर हम उसको आसान और बहुत सरल सामग्री देते हैं तो उसके किसी भी काम का नहीं बल्कि वो बोरियत फील करेगा। आसान और सरल काम देंगे तो जल्दी कर लेगा, उसके बाद वो शरारतें करेगा, तो ये गलत है। ठीक है, ये सही युग्म नहीं है, बल्कि अगर प्रतिभाशाली बच्चा है तो उसके अकॉर्डिंग, उसके योग्यता के अकॉर्डिंग हमें कार्य देना है, बहुत सरल और बहुत कठिन भी नहीं देना है। ठीक है, दूसरा है कि स्वालीनता, कक्षा की व्यवस्था को बार बार बदलते रहना, ये ऑप्शन भी गलत है।
तीसरा कि पठन वैकल्य, उत्तम चित्रों के आधार पर दत्त कार्य देना, ये भी गलत है। वॉ कहानी, धैर्य दिखाना और प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय देना, बिल्कुल सही। अगर उसको वॉ कहानी है, दिक्कत है, तो धैर्य दिखाना और प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त। अगर उसको बोलने में दिक्कत हो रही है, अटक अटक के बोल रहा है, तो आपको पेशेंस रखना है और जो भी वो रिस्पांस कर रहा, जो भी प्रतिक्रिया दे रहा उसके लिए उसको पर्याप्त समय देना। ऐसा नहीं कि उसको बोलने में दिक्कत हो रही है, आपने कोई क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर वो आंसर बताने की कोशिश कर रहा, लेकिन आप जो है उसकी आंसर न सुनने के बजाय आप दूसरे लड़के से पूछ देते हैं, तो ये गलत होगा। ठीक है, अगर बच्चे को बोलने में दिक्कत हो रही है तो एक टीचर को ये चाहिए कि वो धैर्य रखे। ठीक है, जब तक वो प्रतिक्रिया दे रहा उसको सुने कि हाँ उसकी वो क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, क्या उत्तर दे रहा है, और उसको पर्याप्त समय दे। उसकी पूरी तरह आपके पास समय है, आपको जब जैसे जिस तरीके से समझ में आए आप जो है आंसर करिए, जितना टाइम लगाना है आप लगाइए। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका सही युग्म है, फोर्थ ऑप्शन ही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में दिव्यांग विद्यार्थियों के अधिगम के लिए प्रेरक परिवेश कैसे बना सकती है। ठीक है, कैसे बना सकती है, यानी कि एक शिक्षिका है अपनी कक्षा में दिव्यांग विद्यार्थियों के अधिगम के लिए, यानी जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको सिखाने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए एक प्रेरक परिवेश यानी प्रेरक वातावरण कैसे बना सकती है, ये बताना है। पहला कि यह दृढ़ अपेक्षा रखकर कि वे सख्त पाठचर्या का अनुसरण करें, बिल्कुल नहीं। सख्त आपका क्या होता है, जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको हम सख्त पाठचर्या तो देंगे नहीं, सख्त चीज़ें नहीं देंगे, बल्कि नॉर्मल चीज़ें देंगे कि चीज़ें समझ में आए, सरल चीज़ें देंगे। ठीक है, एक तो वो दिव्यांग है, दूसरे जो है छोटे बच्चे हैं तो उनको हम सख्त दे ही नहीं सकते, ये होगा गलत। दूसरा कि बच्चे से परामर्श करें बिना उनके लिए सारे निर्णय खुद लेकर, ये भी गलत है। कोई भी चीज़ अगर बच्चे को सिखाना है, कोई भी चीज़ जो है बच्चे के हित के लिए करना है, तो सबसे पहले बच्चे से सलाह लेंगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम निर्णय लेंगे कि क्या पढ़ाना है, क्या लिखाना है। तो इसमें कह रहा है कि बच्चे से परामर्श करे बिना उनके लिए सारे निर्णय खुद लेकर, यानी खुद टीचर लेगा, ये गलत होगा। ठीक है, बच्चे के लिए जो है अगर काम कर रहे हैं तो बच्चे के अकॉर्डिंग होना चाहिए काम, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उसके परामर्श के बिना ही काम करने की बात हो रही है। तीसरा है कि यह सुनिश्चित करके कि उनका आकलन मानकीकृत आकलन तरीकों द्वारा हो। मानकीकृत हमने बताया कहीं भी नजर आ जाए इसको आपको क्या कर देना है, काट देना है, अगर पॉजिटिव क्वेश्चन है तो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी नहीं तो है नहीं, तो यहाँ पे पॉजिटिव पूछ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में नहीं पूछता, अगर मानकीकृत होता तो वहाँ पे हम सही कर सकते थे। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है कि पाठचर्या में उपयुक्त व यथोचित समायोजन करके, बिल्कुल सही। जो पाठचर्या है आपका उसके लिए उपयुक्त और यथोचित समायोजन करके हम जो है वातावरण बना सकते हैं। एक टीचर जो है वातावरण सही बना सकता है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर है, बाकी ऑप्शन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पठन वैकल्य किस प्रकार की विकलांगता है। जो पठन वैकल्य है वो किस प्रकार की विकलांगता है, ये बताना है। क्या वो अधिगम विशिष्ट है, संवेदी है, व्यवहारात्मक है, या फिर है गत्यात्मक। तो पठन वैकल्य जो होता है वो क्या होता है, एक अधिगम विशिष्ट होता है। ठीक है, अधिगम विशिष्ट विकलांगता होती है, यानी कि जिसमें बच्चे को सीखने में दिक्कत हो। ठीक है, ये अगर इसके जो इसका अगर बात करें कितने प्रकार की होती है जो अधिगम है, तो ये लगभग 3 प्रकार की होती है। ठीक है, 3 ही प्रकार की होती हैं। एक होता है आपका पठन विकार, ठीक है, यानी पढ़ने से संबंधित उसको अक्षमता होती है। दूसरा लेखन यानी लिखने से संबंधित, और तीसरा है गणना यानी कि गणित के सवाल करने से संबंधित, गणना नहीं कर पाता है। ठीक है, तो 3 प्रकार की होती हैं। पहला होता है पठन विकार, दूसरा लेखन विकार, तीसरा गणना विकार। ठीक है, अधिगम जो विशिष्ट होती है विकलांगता 3 प्रकार की होती हैं। और पठन वैकल्य किस प्रकार की विकलांगता है, तो ये एक अधिगम विशिष्ट विकलांगता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषय वस्तु को पढ़ते समय अक्षरों और शब्दों को हटा देना, जोड़ देना और उनमें फेर बदल कर देना निम्न में से किससे सापेक्ष रूप से संबंधित है। यानी कोई भी विषय वस्तु है उसको पढ़ते समय अक्षरों और शब्दों को हटा देना, यानी अब पढ़ रहा बच्चा, जैसे ये कोई पैराग्राफ है, ठीक है,
जहाँ पे कुछ कठिन शब्द होते हैं बच्चे कई बार उसको छोड़ देते, स्किप कर देते हैं और आगे वाले शब्द को पढ़ लेते हैं। कई बार पूरे पूरे लाइन को ही छोड़ देते हैं, दूसरी लाइन पढ़ देते हैं। तो इस तरीके से अगर जो बच्चा जो है शब्दों को हटा देता है, उसको जोड़ देता है या फिर उनमें फेरबदल कर देता है, तो इन निम्न में से किससे सापेक्ष रूप से संबंधित, ये किससे संबंधित है अगर इस तरीके की हरकतें बच्चे करता है तो, ठीक है। यानी कोई भी बच्चा ऐसा करता है तो क्या वो प्रमस्तिष्क पक्षाघात है, यानी कि मानसिक विकार है, या फिर मानसिक विकार तो है नहीं है, वो पठन वैकल्य यानी पढ़ने से संबंधित उसका विकार है, वो पढ़ने में उसको कठिनाई हो रही है, तभी वो पढ़ते समय अक्षरों और शब्दों को हटा देता है, कई कई शब्दों को अपने आप से जोड़ देता है, कई बार फेरबदल कर देता है, यानी आगे के जो शब्द होते हैं उनको बाद में पढ़ लेता है, बाद वाले जो शब्द होते हैं उनको पहले पढ़ लेता है। कई बार पूरी पूरी लाइन बच्चा छोड़ देता है, ऊपर वाली लाइन पढ़ता है तो दूसरी छोड़ के तीसरी पढ़ने लगता है। तो ये जो चीज़ें हैं किससे संबंधित है, ये पठन वैकल्य यानी पढ़ने से संबंधित जो अक्षमता होती है, विकार होता है, उससे संबंधित है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी अधिगम अशक्तता किसी व्यक्ति के संतुलन, शारीरिक निपुणता और हाथ आंख सामंजस्य की क्षमता को प्रभावित करती है, ठीक है। यानी कौन सी अधिगम अशक्तता है जो किसी व्यक्ति के संतुलन, शारीरिक निपुणता और हाथ आंख सामंजस्य की क्षमता को क्या करती है, प्रभावित करती है। यानी कि जो बच्चे के शरीर के जो अंग होते हैं वो मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, गति नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो क्या वो पठन वैकल्य होगा? जी नहीं, पठन वैकल्य में बच्चा पढ़ने से संबंधित उसको कठिनाई होती है। गुणज वैकल्य भी नहीं होगा, उसमें गणने करने में दिक्कत होती है। भाषा वैकल्प यानी कि उसको भाषा जो होता है उसको बोलने में दिक्कत होती है, तो ये भी नहीं होगा। बल्कि गति समन्वय वैकल्य होगा, यानी कि वो जो उसके जो अंग हैं हाथ पैर उसको सही तरीके से वो मूवमेंट नहीं कर पा रहा, गति नहीं करा पा रहा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, गति समन्वय वैकल्य हो जाएगा। इसमें साफ साफ लिखा है कि कौन सी अधिगम अशक्तता है जो किसी व्यक्ति के संतुलन, शारीरिक निपुणता और हाथ आंख सामंजस्य की क्षमता को प्रभावित करती है। यानी कि वो अपने शरीर के जो अंग होते हैं उसका सही तरीके से संतुलन नहीं सामंजस्य कर पा रहा, संतुलन नहीं बना पाता है, ठीक है। तो वो किससे प्रभावित है, वो गति समन्वय वैकल्य से संबंधित है या प्रभावित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशिष्ट प्रकार की विकलांगता वाले विद्यार्थियों के समावेशन के लिए उपयुक्त सामंजन युक्ति का सही युग्म मिलान कौन सा है? पहला कि अधिगम कठिनाई कार्य पूरे कर पाने के लिए अतिरिक्त समय, ठीक है। यदि उसको जो है अधिगम कठिनाई है तो उसको कार्य पूरे कर पाने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाए। जाहिर सी बात है, अगर उसको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, लिखने में दिक्कत हो रही है, तो उसको पूरा कार्य करने के लिए उसको बच्चे के पास अतिरिक्त समय देना चाहिए, ये सही है। दूसरा है कि ध्यान न्यूनता क्रियाशीलता विकार बेहद जटिल, ये गलत है, ठीक है। तीसरा कि दृष्टिबाधिता मुद्रित सामग्री का प्रावधान, ये भी गलत। मुद्रित सामग्री यानी कि अगर उसको दिखाई नहीं पड़ता है, आप मुद्रित यानी कि जो प्रिंटेड सामग्री हैं जैसे किताब हो गया, अगर उसको देते हैं तो उसके किसी भी काम का नहीं है, उसको तो दिखाई ही नहीं पड़ता है, तो ये गलत होगा। वाक बाधिता के लिए यानी कि उसको बोलने में दिक्कत है तो आप व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। आप अगर उसको किसी भी बच्चे को बोलने में दिक्कत हो रही है, आप कहते हैं कि आप जो है गाय पे जो है 10 लाइन बोलिए, तो उसमें उसको दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, गलत हो जाएगा। तो पहला ही सही है। अगर अधिगम कठिनाई है किसी भी प्रकार को, उसको सीखने में, बोलने में, लिखने में, पढ़ने में दिक्कत है, तो उसको पूरा टाइम दीजिए कि आपके पास पूरा टाइम है, आपको जितना टाइम लगे आप टाइम लगाइए, लेकिन आप पढ़िए, आप लिखिए, ठीक है। आप सीखिए चीज़ों को, चाहे जितना टाइम लग जाए। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी अधिगम अक्षमता सीधे संचार कौशल और समाविष्ट करने की क्षमता को प्रभावित करती है? यानी कौन सी अधिगम अक्षमता है जो सीधे संचार कौशल और समाविष्ट करने की क्षमता को क्या करती है, प्रभावित करती है? पहला कि गुणज वैकल्य है, तो गुणज वैकल्य तो होता नहीं है। लेखन वैकल्य भी नहीं होता है। उत्साह वैकल्य तो होता ही नहीं, बल्कि क्या होता है, गति समन्वय वैकल्य होता है। यानी कौन सी अधिगम अक्षमता सीधे संचार कौशल और समाविष्ट करने की क्षमता को प्रभावित करती है? तो वो है गति समन्वय वैकल्य, ठीक है। इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल हमने 14 यानी 14 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं जो कि आपका RPW एक्ट से संबंधित है, ठीक है।
और यहाँ से आपके सीटेट एग्ज़ाम में चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, दोनों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि 10-15 क्वेश्चन या 2-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसको ध्यान रखना है। और जितने क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको आपके जो एग्ज़ाम है उसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जो हम प्रैक्टिस पेपर कराते हैं उनको आप करते रहिए। अगर आपने सेकंड पेपर के लिए अप्लाई किया है तो सेकंड पेपर के जो एसएसटी होता है उसको हम डिस्कस करते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको 2 बजे जो क्लास होती है उसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर अभी क्वेश्चन नहीं लगाया है तो आप जाके उसमें लगा सकते हैं। अभी जो हाल ही यानी जनवरी में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसके जो PYQ हैं वो हमने डिस्कस किया है। आपका जो CDP है वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। SST जो है उसको भी डिस्कस कर लिया। आज जो थी वो हिंदी की क्लास थी उसको भी हमने देख लिया है। ठीक है, ये जो क्लास होगी इसमें हम जो क्वेश्चन आंसर है वो डिस्कस करेंगे सारे टॉपिक वाइज। और जो दोपहर की क्लास होती है 2 बजे के लगभग उसमें हम PYQ डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने PYQ अभी तक एक भी नहीं लगाई है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा PYQ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सीटेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो आज की जो क्लास है इसमें हमने RPWD एक्ट से संबंधित जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी क्लासेस आपके एग्ज़ाम तक चलने वाली हैं जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना